नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में किस तरीके से टेंशन फिलहाल कम होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ किम जोंग उन भी सक्रिय है, उनकी सेना तैयार है। आज हम आपको जंग के मैदान की अहम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 3 अहम खबरें जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग, भले ही अमेरिका की अपील पर नेटो नहीं आए, लेकिन नेटो ने ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ देने से इनकार भी कर दिया। अब नेटो देशों पर भी ईरान का कहर टूट सकता है। नेटो महासचिव और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि अब नेटो देशों को ईरान के गुस्से का शिकार कभी भी होना पड़ सकता है। आज हम आपको ईरान और नेटो के बीच में बढ़ते तनाव के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान को भले ही नुकसान होता दिखा हो, लेकिन वास्तविक तौर पर नुकसान तो अमेरिका का ही हुआ। उसके सैन्य संसाधन तबाह हुए, आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ, उसकी साख खराब हुई, घरेलू स्तर पर महंगाई काफी बढ़ गई, यहां तक कि जनता भी राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हो गई और अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल बताया यह गया कि यूएई के बाद अब इराक भी ओपेक संगठन से अलग हो सकता है, उससे अपना नाता तोड़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये दुनिया की पेट्रो डॉलर व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस खबर पर भी आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं तीसरी खबर में आपको रूबरू करवाएंगे कि मिडिल ईस्ट की टेंशन से अलग दूसरी ओर पूर्वी एशिया की फिजाओं में भी तनाव बरकरार है, और इसकी बड़ी वजह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है, उनकी हरकतें हैं। अभी हाल ही में उन्होंने उत्तर कोरियाई नेवी में 5000 किलोग्राम के युद्धपोत को शामिल किया। इस दौरान उन्होंने नेवी को परमाणु हथियार सौंपे जाने की बात कही, और अब उन्होंने एक बार फिर से हथियारों का प्रदर्शन कर दिया है। बताया यह गया कि इस दौरान मिसाइलों की क्षमता की जांच की गई, और इसी वजह से दुनिया की टेंशन भी बढ़ गई है। तो आपको उत्तर कोरिया के एक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बताती हूं उस वक्त की बड़ी खबर। तो खबर यह कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का एक बड़ा अटैक दक्षिणी लेबनान में देखने को मिल रहा है। इजरायली सेना एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हमला करते हुए नजर आ रही है, और हिजबुल्लाह के 6 आतंकियों को मारे जाने का दावा भी यहां पर कर दिया गया है। सीज फायर करवा दिया गया है इजराइल के बीच में, लेबनान के बीच में, लेकिन ये सीज फायर का उल्लंघन दिन में कम से कम 5 बार होता है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के 6 आतंकियों के मारे जाने का दावा है। अली ताहिर रिज के पास टनल पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह बड़ा अटैक किया गया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डील हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, शांति की बात हो गई है, युद्ध विराम की बात हो गई है, लेकिन बावजूद इसके युद्ध चल रहा है, और उसके पीछे की वजह सीधे सीधे हिजबुल्लाह है, जो इजराइल को निशाना बनाता है, और उसके बाद पलटवार में लेबनान में तबाही आती है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं। इजराइल को लेकर के हूती आतंकियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाब अल मंडेब और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। ये इजराइल को लेकर के हूती आतंकियों का सबसे बड़ा दावा है कि अब बाब अल मंडेब और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास हूती कर रहे हैं, और नियंत्रण की कोशिश में जुटा है इजराइल, ये हूती की तरफ से कहा जा रहा है। पहले हमने देखा था कि रेड सी पर हूतियों ने कब्जा किया था, लेकिन अब यही हूती ये कह रहे हैं कि नियंत्रण की कोशिश में इजराइल जुटा हुआ है, जो कि बाब अल मंडेब और रेड सी पर नियंत्रण का प्रयास कर रहा है, और इजराइल की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये उसकी तरफ से, हूतियों की तरफ से कहा गया है। एक तरफ लेबनान पर फ्रंट खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ यमन में भी इसी तरीके से फ्रंट खुला हुआ नजर आ रहा है इजराइल। वहीं ईरान को लेकर के इटली की पीएम मेलोनी का बयान भी सामने आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान के साथ जंग में हम शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ईरान पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं, हमने कोई हमला नहीं किया, हमने जंग में हम शामिल ही नहीं थे। लॉजिस्टिक हो, टेक्निकल काम हो, उसके लिए हमने उपलब्ध करवाए थे अपने बेस, जंग के लिए बेस हमने उपलब्ध नहीं करवाए थे। ईरान के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन में हम शामिल नहीं हुए थे।
क्योंकि अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जिन नेटो देशों ने दरअसल मदद की अमेरिका की, उन पर भी ईरान का कहर टूट सकता है। इसीलिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सामने आकर के अपनी ये बात रख रही हैं कि हमने लॉजिस्टिक और टेक्निकल काम के लिए अपने बेस को उपलब्ध करवाया था, ईरान के खिलाफ जंग के लिए नहीं, किसी ऑपरेशन के लिए नहीं। अब उनकी तरफ से इतना बड़ा बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले दिनों नेटो की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उसने कहा था कि वो अमेरिका के साथ जंग में खड़ा हुआ था। उन्होंने नेटो को लेकर के भी जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इतनी जल्दबाजी मत करिए, आप क्या बोल रहे हैं सोचिए समझिए उसके बाद कहिए। वही हॉर्मुज से जुड़ी हुई खबर आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल जहाज पर हमला कर दिया गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ। ओमान के तय किए गए रास्ते पर था जहाज और ईरान ने हमले से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से ही किया गया है। तो हॉर्मुज वैसे ही काफी तनाव में रहा, लेकिन अब तनाव के बादल छटने के बाद जब वहां से जहाज गुजरने के प्रयास में हैं तो हमले हो रहे हैं। हालांकि संभावनाएं बहुत हद तक ये जताई जा रही हैं कि वहां पर जो अंडर माइंस बिछाई गई थी, सी माइंस बिछाई गई थी, उसकी वजह से हो सकता है कि ये ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन स्पष्ट खबरें नहीं बताई गई हैं। पश्चिमी मीडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये दावा किया जा रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि जो हमला हुआ है वो ईरान ने किया, ईरान ने हमले से इनकार कर दिया है। अब आपको बताती हूं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल थम चुकी है। समझौते की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन तनाव अभी भी मौजूद है। हॉर्मुज भले ही खोल देने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन वहां भी खौफ बरकरार है। इन सब के बीच में ईरान के रुख से पश्चिमी देश भी टेंशन में आ गए हैं। अब वो कैसे टेंशन में आ गए हैं आपको बताती हूं हमारे इस खास रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में धधकती जंग की आग भले ही शांत हो गई हो, तोपें भले ही खामोश हो गई हो, जवान भले ही शांत बैठे हो, लेकिन फिजाओं में तनाव बरकरार है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन तो है ही, अब ईरान और नेटो देश भी आमने सामने आ रहे हैं। उधर हॉर्मुज भी अब सुरक्षित रास्ता नहीं रह गया। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद खुद इटली की पीएम मेलोनी को सामने आना पड़ा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान पर हमलों के दौरान मेलोनी सरकार ने इटली में मौजूद अमेरिकी बेस से अमेरिकी सैन्य विमानों को उड़ान भरने की इजाजत दी थी। नेटो चीफ के इस बयान के बाद इटली में राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। मार्क रूटे ने कहा था कि रोम ने जंग के दौरान इटली में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से 500 अमेरिकी सैन्य विमानों को उड़ान भरने की इजाजत दी थी। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती है कि बयान के बाद इटली में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि एक एक करके कई देशों और सहयोगी देशों ने अपने सैन्य अड्डे उपलब्ध कराए। यानी यूरोप के सैन्य अड्डों से 4 से 5,000 के बीच विमान उड़ान भरकर एपिक फ्यूरी में मदद के लिए गए। मार्क रूटे के बयान के बाद इटली सरकार टेंशन में आ गई। खुद पीएम मेलोनी को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इटली ने ईरान के साथ हुए संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। उनके अलावा इटली के विदेश मंत्री अंटोनियो तायानी ने
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि इटली ने कभी भी किसी सैन्य अभियान में हिस्सा नहीं लिया और न ही ईरान के खिलाफ जंग के लिए अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की अनुमति दी। हालांकि इससे पहले मेलोनी ने कहा था कि इटली में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से केवल वही विमान मिडिल ईस्ट जा सकेंगे जो अमेरिका और इटली के बीच हुए समझौते के तहत लॉजिस्टिक और तकनीकी सहायता से जुड़े। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अगर कोई देश अपनी जमीन किसी तीसरे देश को किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने देता है तो इसे भी हमला करने का ही काम माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के विमानों का इटली और रोमानिया के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल को लेकर नेटो महासचिव के बयान से इन दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में टेंशन बरकरार है। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला होने के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने इस अटैक के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। उधर घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने 11,000 फंसे नाविकों को निकालने का अभियान फिलहाल रोक दिया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO ने पुष्टि की है कि ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज के दाहिने हिस्से पर किसी अज्ञात प्रोटोटाइल से हमला हुआ। हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। हालांकि चालक दल का कोई सदस्य इसमें घायल नहीं हुआ और समुद्र में किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं फैला। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हजारों नाविकों को निकालने का अभियान फिलहाल रोक दिया। हालांकि ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जानकारी के अनुसार IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगोज ने कहा कि सुरक्षा की दोबारा समीक्षा होने तक निकासी अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आर्सेनियो ने बताया कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद 11,000 से ज्यादा फंसे नाविकों को सुरक्षित निकालने की योजना शुरू कर दी गई, लेकिन ताजा हमले के बाद पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जहाजों के लिए सुरक्षा गारंटी अभी प्रभावी है। डोमिंगोज ने कहा कि जिस जहाज पर हमला हुआ वो IMO की निकासी योजना का हिस्सा नहीं था। फिर भी इस घटना ने हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह का जोखिम उठाकर अभियान जारी नहीं रखा जा सकता। उधर ईरान की पर्शियन गल्फ सीवेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि केवल ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की गारंटी होगी। यदि कोई जहाज तय किया गया रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरता है तो उसकी सुरक्षा और बीमा की जिम्मेदारी जहाज के मालिक और ऑपरेटर की होगी। रिपोर्ट्स कहती है कि ये चेतावनी समुद्री माइंस को लेकर जारी की गई।
आईआरजीसी दुनिया भर के जहाजों के लिए एक वार्निंग जारी कर रही है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज के कुछ रास्तों से ना गुजरने की सख्त हिदायत दी। आईआरजीसी की ओर से कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने के लिए सिर्फ वही रास्ते मान्य हैं जो ईरानी अधिकारियों ने तय किए गए रास्तों के अलावा किसी और रास्ते के जहाजों का आना जाना खतरनाक है और इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि जहाज पर हमले की बात से ईरान इनकार कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जहाज से कोई प्रोजेक्टाइल टकराया होगा, यानी कोई ड्रोन या मिसाइल फायर की गई। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे में ईरान के निर्देशों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह हादसा समुद्री माइन से टकराने से भी हो सकता हो। फिलहाल वास्तविकता चाहे जो हो, लेकिन ये तय है कि इस घटना ने एक बार फिर समुद्री जहाजों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं और अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार लेबनान में क्या कुछ चल रहा है। तो लेबनान से रिपोर्ट ये की जा रही है कि इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के बेत याहून पर हमला किया है। यूएस को ये किस तरीके से बड़ा झटका दे रहा है ये भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको खबर बता देती हूँ। खबर ये है, लेबनान से ये खबर आ रही है कि इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के बेत याहून पर हमला किया। यह हमला आज इजरायल के खिलाफ आईआरजीसी की धमकी के बाद हुआ है। तो ये हमारे लिए ईरान का बाजार भी खुल रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान में खाने पीने की चीजों की कमी हुई है, ये भी बताया जा रहा है। ईरानी फंड से अमेरिकी किसानों से अनाज खरीदेंगे। ईरान के फ्रीज फंड पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे लिए ईरान का बाजार खुल रहा है। ईरान में खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है। ईरानी फंड से अमेरिकी किसानों से खरीदेंगे। ईरान को निर्यात किया जाएगा गेहूं, सोयाबीन, मक्का, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। वहीं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज कर अमेरिका ने अपने लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। अमेरिका के सैन्य संसाधन तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हुआ, घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ी और अब उसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी पूरी तरीके से हिली हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था की नींव आखिरकार हिली कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई जंग में भले ईरान को नुकसान उठाना पड़ा हो, उसकी हजारों इमारतें तबाह हो गई हो, सैन्य संसाधन बर्बाद हो गए, तेल और गैस के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वास्तविक नुकसान तो अमेरिका को ही उठाना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप की साख पर सवाल उठ गए हैं। उनकी अपील पर नेटो देश मदद के लिए आगे नहीं आए। मित्र देशों के हिफाजत के लिए की गई उनकी तैयारियां नाकाम साबित हुई और अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक यानी पेट्रो डॉलर व्यवस्था हिलने जा रही है। तेल बेचने वाले देशों की संस्था यानी ओपेक में एक और टूट हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद इराक भी इससे बाहर निकल सकता है। इराक चाहता है कि ओपेक उसे 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचने की छूट दे। उसे फिलहाल 4 मिलियन बैरल तेल ही रोजाना बेचने की इजाजत है।
पश्चिमी मीडिया के अनुसार इराक तेल बेचने के लिए ओपेक के कोटे में बढ़ोतरी चाहता है और अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती है तो वो खुद को इस संस्था से बाहर निकाल सकता है। इराक सरकार के प्रवक्ता हैदर अल अबूदी का कहना है कि इराक सरकार ने 7 मिलियन बैरल तेल उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी इराक आने वाले समय में 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचना चाहता है। इराक अपनी पूरी तेल निर्यात क्षमता को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा तेल बेचना है, जिससे इकॉनमी में तेजी आए। ओपेक के कोटे से फिलहाल इराक को 4 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचने की इजाजत है। यह आंकड़ा ईरान युद्ध से पहले का है। ईरान युद्ध के दौरान इराक सिर्फ 1 मिलियन बैरल तेल रोज बेच पाया, जिसकी भरपाई अब इराक कोटा बढ़ाकर करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण इराक की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। इराक के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल ही है, जो होर्मुज के बंद रहने के कारण नहीं बिक पाया। हालांकि इराक की कोशिश अब इसको सुधारने की है। खबर है कि कुछ दिन पहले इराक के प्रधानमंत्री ने बगदाद में निवेश और तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए। इराक ओपेक का संस्थापक सदस्य देश है। ओपेक की पहली बैठक इराक की राजधानी बगदाद में हुई। इराक ओपेक का मजबूत सदस्य माना जाता है। इराक अगर इस संस्था से बाहर निकलता है तो इसकी एकता को झटका लग सकता है, क्योंकि पहले तेल उत्पादन के मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात इससे बाहर जा चुका है। ओपेक से इराक के बाहर निकलने से तेल की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि तेल उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा बाजार में दबाव होगा। ये सऊदी और ओपेक के अन्य सदस्यों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा ओपेक से कुछ और देश बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र तरीके से तेल बेचना देश हित में उनके लिए फायदेमंद है। ओपेक से यूएई और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के अलग होने से अमेरिका को फायदा नुकसान दोनों होगा। बात करें फायदे की तो वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ता तेल गैस मिलेगी। इसके अलावा ओपेक की तेल की कीमतों पर मनमानी करने की ताकत कम होगी, जिससे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यूएई को ओपेक से हटना उसे अमेरिका की रणनीतिक और कूटनीतिक नीतियों के करीब लाता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा राजनयिक समर्थन है। हालांकि इससे अमेरिका को नुकसान होगा। यूएई और इराक के ओपेक से हटने पर अमेरिका की पेट्रो डॉलर व्यवस्था और वैश्विक वित्तीय वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। दरअसल साल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत वैश्विक तेल का व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर कहते हैं। यूएई और इराक के ओपेक से हटने पर तेल का कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी जैसे युआन या यूरो में शुरू हो सकता है। ओपेक के कड़े नियमों से आजाद होने के बाद यूएई और इराक अपनी स्वतंत्र ऊर्जा नीति अपना रहे हैं। यूएई पहले से ही चीन के साथ चीनी युआन तेल के व्यापार को लेकर बातचीत कर रहा है। अगर ये दोनों देश अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अन्य मुद्राओं में तेल बेचना शुरू करते हैं तो पेट्रो डॉलर का एकाधिकार टूट जाएगा। दुनिया भर के देशों को तेल खरीदने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर रखने पड़ते हैं। जब यूएई और इराक जैसे तेल बड़े निर्यातक गैर डॉलर मुद्राओं में तेल स्वीकार करेंगे तो वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग में भारी कमी आएगी। मांग घटने से अमेरिकी डॉलर की कीमत और उसकी मजबूती कमजोर होगी। पेट्रो डॉलर व्यवस्था का बड़ा नियम है कि खाड़ी देश तेल बेचकर कमाए डॉलर को वापस अमेरिकी बैंकों, ट्रेजरी बॉन्ड और अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करते हैं। इसे पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहते हैं। अगर यूएई और इराक ओपेक से बाहर होकर डॉलर में व्यापार कम करते हैं तो अमेरिका को मिलने वाला ये भारी वैश्विक निवेश रुक जाएगा, जिससे अमेरिकी इकॉनमी पर कर्ज का संकट बढ़ सकता है। फिलहाल तेल का व्यापार डॉलर में होने के कारण अमेरिका किसी भी देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। यूएई और इराक के ओपेक से हटने और स्वतंत्र रूप से गैर डॉलर व्यापार करने से वैश्विक ऊर्जा लेन देन पर अमेरिका का वित्तीय नियंत्रण कमजोर होगा। साफ है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल दुनिया में तेल का ज्यादातर कारोबार डॉलर में होता है, लिहाजा तेल की कीमत बढ़ने या घटने का असर भी डॉलर की स्थिति पर ही होता है। अब आपको बताती हूं कि डॉलर और तेल का आखिरकार रिश्ता क्या है। तो डॉलर में दुनिया भर में तेल का ज्यादातर कारोबार किया जाता है। दुनिया में अमेरिकी डॉलर की मांग इसी वजह से बनी रहती है और डॉलर इसी वजह से मजबूत भी होता है। तेल की कीमत गिरने से मजबूत हो जाता है डॉलर, और डॉलर कमजोर होने पर तेल महंगा हो जाता है। अपोजिट, डॉलर के गिरने पर तेल और सोने में निवेश बढ़ने लगता है और डॉलर की कीमत गिरने पर तेल की मांग बढ़ जाती है। तो आपने ये तो देख लिया कि डॉलर और तेल के कारोबार का आखिरकार रिश्ता क्या है और इससे अमेरिका को आखिरकार किस तरीके से फायदा और नुकसान हो सकता है। लेकिन आखिर ये व्यवस्था बनी ही क्यों? कैसे अमेरिका ने दुनिया भर के तेल कारोबार पर अपने डॉलर का किला तैयार कर लिया, अब ये भी आपको बता देती हूं। और आपने ये समझ भी लिया कि किस तरीके से ये पूरी जो तैयारी है वो की जाती है कि अगर डॉलर बढ़ रहा है तो तेल का दाम घट रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है तो डॉलर घट रहा है। और खबर आपको ये बताती हूँ, तीसरी खबर है ये, जहां उत्तर कोरिया ने ताकत का प्रदर्शन किया है। किम जोंग उन ने हथियारों का निरीक्षण किया। रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस दौरान निरीक्षण किया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हथियारों का निरीक्षण इतनी तेजी के साथ हर दिन उत्तर कोरिया करते हुए नजर आ रहा है, बल्कि ये बहुत पहले से तैयारियां करते जा रहे हैं। और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हर प्रदर्शन में जाकर के शामिल भी होते हैं। उत्तर कोरिया ने अब ताकत का प्रदर्शन एक बार फिर से किया है और किम जोंग उन ने हथियारों का निरीक्षण किया, जिसमें रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है। तमाम तस्वीरें भी उत्तर कोरिया के तानाशाह की सामने आती है कि किस तरीके से वो हर परीक्षण में जाते हैं और एक बार फिर से एक और निरीक्षण में वो गए हुए थे, जिसमें रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का निरीक्षण किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हालांकि परीक्षण की तस्वीरें हैं। कोई भी परीक्षण होता है हथियारों का, किम जोंग उन वहां पर जरूर से शामिल होते हैं, जरूर से पहुंचते हैं। देख करके खुश भी बहुत होते हैं। लेकिन इस बार रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जब दिखाया गया तो उसका निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। जो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि किम जोंग उन किस तरीके से निरीक्षण के लिए वहां पर जाते रहते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जिन्होंने एक बार फिर से दुनिया भर को टेंशन में डाल दिया है। एक बार फिर से उत्तर कोरिया की सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है और इसी वजह से दुनिया की टेंशन भी बढ़ गई है। अब कौन से वो हथियार है जिनका प्रदर्शन किया गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अक्सर अपनी हरकतों से दुनिया को टेंशन में डाल देते हैं। एक बार फिर उत्तर कोरिया ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन का मकसद दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश को बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे का निरीक्षण किया। साथ ही मिसाइलों से जुड़े उपकरणों का भी निरीक्षण किया। किम की परमाणु क्षमताओं और पारंपरिक सैन्य शक्ति दोनों को मजबूत करने की नीति के तहत एक और तो किम जोंग उन ने नेवी को परमाणु हथियार से लैस किए जाने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर मिसाइलों का प्रदर्शन भी किया। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने हथियारों का निरीक्षण किया। परीक्षणों का मकसद सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए विशेष मिशन युद्धक हथियार, उन्नत मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और ऑटोमेटिक तोपखाने की ताकत का आकलन करना था। तो जिस तरीके से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हथियारों का प्रदर्शन
करते रहते हैं, उसकी प्रदर्शनी और निरीक्षण के लिए जाते रहते हैं, वो दुनिया भर की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। क्योंकि ये उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है, जो दुनिया के किसी भी नेता की सुनने वाले नहीं है। जब मन करेगा कभी भी किसी भी देश की तरफ वो अपने हथियारों का मुंह मोड़ सकते हैं, और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो वो जापान और साउथ कोरिया है। उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है अगर कोई भी नया हथियार उत्तर कोरिया की तरफ से बनाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। KN-23B मिसाइल की मारक क्षमता 900 किलोमीटर है। इसमें से 2.5 टन का वॉरहेड लगा है और ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की चुनौती का समाधान करती है। माना जा रहा है कि KN-23B मिसाइल वेरिएंट सामरिक मिसाइल युद्ध की तस्वीर को बदल सकती है और सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रही है। KNCA के मुताबिक विशेष मिशन वॉरहेड को हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बिजली सुविधाओं समेत दुश्मन के प्रमुख ठिकानों को घातक नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इससे पहले उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट पर स्थित नामपो बंदरगाह पर 5000 टन वजनी मल्टीपल मिशन डिस्ट्रॉयर चोएह्योन को नौसेना में शामिल किया गया। इस मौके पर किम जोंग उन के संबोधन ने इंडो पैसिफिक रीजन में शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया। किम ने ऐलान किया कि उत्तर कोरिया अपनी नौसेना का तेजी से परमाणुकरण कर रहा है। किम ने सिर्फ चोए पर रुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में उत्तर कोरिया हर साल ऐसे 2 विशाल युद्धपोत बनाएगा। इतना ही नहीं, बहुत जल्द ही 10,000 टन श्रेणी के स्ट्रेटेजिक वॉरशिप और समुद्र के नीचे से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाली परमाणु पनडुब्बी भी उतारी जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि उत्तर कोरिया के पास अब तक दुनिया की सबसे कमजोर और पुरानी नौसेना मानी जाती थी, वो अब सीधे ब्लू वाटर नेवी बनने की दौड़ में है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब किम की परमाणु मिसाइलें जमीन के बंकरों में ही नहीं छिपी होंगी, बल्कि वो समंदर की लहरों पर तैरते हुए अमेरिका के तटों के करीब तक पहुंच सकती है। अमेरिकी नौसेना के बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी देशों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ध्यान भटकाने का फायदा प्योंगयांग उठा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर हुए अमेरिका के हमलों के बाद उत्तर कोरिया ने एक बड़ा सबक सीखा। किम जोंग उन का मानना है कि जो देश परमाणु क्षमता में थोड़े से चूक जाते हैं, उन पर हमले का खतरा बढ़ जाता है। शायद यही वजह है कि किम अब अपनी परमाणु शक्ति को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां से कोई वापसी ना हो। जानकारों का कहना है कि किम जोंग उन अपनी परमाणु मिसाइलों का ऐसा जाल बिछा रहे हैं एक ऐसा जाल बिछा रहे हैं कि अमेरिका या उसका कोई भी सहयोगी एक बार में उसे नष्ट न कर सके। और अगर जमीन पर हमला हुआ तो किम समंदर के भीतर से पलटवार करेंगे। ये अमेरिका के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चुनौती है जिसका जवाब फिलहाल उसके पास नहीं है। फिलहाल किम जोंग उन हथियार की होड़ में इस कदर दौड़ रहे हैं जैसे उनका मकसद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकत हासिल करना हो, और अपने इस कदम में वो नेवी को मजबूत कर रहे हो, हथियारों की धार जांच रहे हैं, मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सब से सवाल ये उठता है कि जब तक उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास घातक हथियार हैं, तब तक दुनिया कितनी सुरक्षित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और विस्फोट में अब खबर यूक्रेन रूस से जुड़ी हुई, जहां यूक्रेन का रूस को एक बड़ा झटका देखने को मिला है। इंटरसेप्ट की गई है रूस की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने इन्हें इंटरसेप्ट किया है। तो लगातार यूक्रेन का रूस पर और रूस का यूक्रेन पर अटैक जारी है। इन सब के बीच में यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा झटका दिया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं इंटरसेप्शन की, जहां पर रूस की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से, जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को उपलब्ध करवाया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से हवा में ही दोनों ही मिसाइलों को मार गिराया गया है। ये 2 बैलिस्टिक मिसाइलें थी जिन्हें रूस की तरफ से भेजा गया था यूक्रेन में तबाही लाने के लिए, लेकिन ये तबाही ला पाती उसके पहले ही यूक्रेन की तरफ से इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। कड़ा जवाब दिया गया रूस को। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी लगातार जो पलटवार किए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, उसकी वजह से रूस में काफी तबाही देखने को मिल रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं, जहां लेबनान पर इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लेबनान, सीरिया, गाजा में इजराइल बना रहेगा, कहीं नहीं जाने वाले हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए वहां यानी कि लेबनान में और सीरिया में और गाजा में इजराइल की मौजूदगी जरूरी है।
तो ये बड़ा बयान लेबनान पर इजराइल के रक्षा मंत्री का है। लेबनान, सीरिया, गाजा में जस के तस यानी कि हालात बने रहेंगे। हमास, हूती, हिजबुल्लाह तीनों को मिटाने की जो कस्में खाई गई थी इजराइल की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, उसे ही वो पूरी करते हुए नजर आ रहा है। और एक बार फिर से ये बड़ा बयान इजराइल के रक्षा मंत्री का है। उनका कहना है कि ना हम लेबनान से जा रहे हैं, ना हम सीरिया से जा रहे हैं और ना ही हम गाजा से जा रहे हैं। हम इजराइल की सुरक्षा के लिए वहां पर जरूर से रहेंगे और आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो इसी तरीके से खात्मा भी करते रहेंगे। हालांकि अभी बताया यह गया कि लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में शांति करवा दी गई है, युद्ध विराम करवा दिया गया है, लेकिन वो शांति समझौता कहीं पर भी नजर नहीं आता है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले करता है और इजराइल उस पर पलटवार करता है। पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से यह बयान भी दिया गया था कि इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होते हैं और इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, और यही बात इजराइल की तरफ से भी दोहराई जा रही है। तो ये थी खबरें विस्फोट में आज की। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।